हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें रेणुका और श्रीकांत उसके एक अंकल हैं, उनके बीच की कम्युनिकेशन शुरुआत में दी है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे कहीं एरिड इलाकों में, डेजर्ट इलाकों में, है ना, ठंडे इलाकों में, पोलर इलाकों में, सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर, ये सब सेम ही होती हैं। और बाकी वहाँ के लोग सभी, जैसे हम लोग कुछ ना कुछ अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं अपने फ़न के लिए, लाइवलीहुड के लिए, सब सेम ही चीज़ें लगभग सब लोग करते हैं। ये सभी लोग नेचर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं, और बहुत पहले ही इन लोगों ने अपनी लाइफ में नेचर की केयर करने को सीख लिया है। ठीक है, नेचर की केयर, कद्र करना इनको आ गया है। कैसे फ़िश को कैच करना है रिवर्स में से, है ना, कैसे किसी मटेरियल को निकालना है फॉरेस्ट में से, ये सब चीज़ें इन लोगों को आती हैं। तो इस तरह से इनका लाइवलीहुड चलता है। हम लोग इस चैप्टर में अमेज़न बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अमेज़न बेसिन से, लाइफ इन दी अमेज़न बेसिन। तो शुरुआत में ये जो अमेज़न बेसिन है, ये ढूंढा किसके द्वारा गया? जो अमेज़न रिवर थी वो ढूंढी किसके द्वारा गई थी? तो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने इस अमेज़न रिवर को ढूंढा था। अब जब ये ढूंढने गए थे तो इनके ऊपर वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी, जो अमेज़न रिवर के आसपास के जो लोग थे, उस फॉरेस्ट के आसपास के लोग जो थे, वहाँ की इंडिजिनस जो ट्राइब्स थी, उसने इनके ऊपर अटैक किया था। अब उन लोगों ने अपने सर के ऊपर कुछ, उसको अपने सर को बचाने के लिए कुछ पहन रखा था, हेड गियर्स टाइप का, और अपनी बॉडी को जो है कवर करने के लिए उन्होंने ग्रास की स्कर्ट्स वगैरह को पहन रखा था। अब ये सब लोगों ने उनको किसकी याद दिलाई थी? दीज पीपुल रिमाइंडेड देम ऑफ द fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अमेज़न पड़ गया। तो अब इसको पढ़ने से पहले तो आप एक एटलस को लेके आइए, और एटलस में अपने इसको खोल के बैठिए, इसको देखिए अमेज़न बेसिन कहाँ पे है। साउथ अमेरिका का एक आप फिजिकल का मैप खोल के बैठिए। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, है ना। आप अगर आप यूपीएससी पीसीएस की वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एटलस तो आपके पास होनी ही चाहिए, बहुत नेसेसरी चीज़ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है लैटिट्यूड्स के हिसाब से। तो एक ट्रॉपिकल रीजन आपको ये दिखाई पड़ रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ये प्रेजेंट आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब ये 0 डिग्री के आसपास से पूरा गुजरा हुआ है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, मतलब इक्वेटर आपका, इसलिए इसको हम लोग इक्वेटोरियल रीजन भी कह सकते हैं। यहीं से आपकी अमेज़न रिवर जो है वो फ्लो करती है। अब इस साउथ अमेरिका में आपको इस साइड में, वेस्टर्न कोस्ट की साइड में पूरे में आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सी है? एंडेस माउंटेन्स यहाँ पे पूरे में फैले हुए हैं। अब यहाँ कहीं से मान लीजिए रिवर वगैरह यहाँ पे बहुत सारी निकलेंगी, और वो जाके अमेज़न रिवर से मिलेंगी, और अपना पानी पूरा ले जाके फिर वो अमेज़न रिवर जो होगी वो ले जाके अपना अटलांटिक ओशियन इधर है साइड में, और यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन में अपना पूरा पानी ड्रेन कर देगी ले जाके। जो रिवर्स अमेज़न बेसिन में ले जाके अपना, जो अमेज़न रिवर में अपना पानी ले जाके गिरा रही हैं, वो अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज़ कहलाती हैं। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, कोई मतलब स्मॉल ऐसी रिवर्स जो अपना पानी ले जाके फ्लो करके किसी ओशियन सी में ना गिरा के, मतलब किसी एक बड़ी नदी वगैरह में ले जाके अपना पानी डालती हैं। तो उस जो मेन रिवर कौन सी होगी? जो बड़ी नदी हो गई, जिसके ऊपर, जिसके अंदर वो ले जाके अपना पानी डाल रही। और छोटी नदियाँ मतलब जो अपना पानी ले जाके डाल रही हैं, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हो गई। इसके साथ ही साथ जो ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास का जो भी इलाका होगा जहाँ से वो पानी अपना कलेक्ट करके लेके आ रही होंगी और मेन रिवर तक ले जा रही होंगी, और साथ ही साथ जो मेन रिवर का है आसपास का इलाका है, ये सभी उस मेन रिवर का कैचमेंट एरिया बोला जाएगा, है ना। तो जैसे ये अमेज़न रिवर है, इसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आ रही तो इनके ट्रिब्यूटरीज के आसपास का इलाका और ये रिवर के आसपास का इलाका पूरा पूरा कहलाएगा क्या? अमेज़न बेसिन। मतलब एक कैचमेंट एरिया इसका, इस रिवर का है पूरा पूरा ये। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। अमेज़न बेसिन जो है साउथ अमेरिका में जो प्रेजेंट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। जिस प्लेस पे आपकी ये जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, जब भी अपना पानी ले जाके किसी एक रिवर में गिरा रही हैं, जैसे अमेज़न रिवर में है अपना ट्रिब्यूटरीज इसकी ले जाके पानी गिरा रही हैं, तो एक रिवर जो है अपना किसी दूसरी वाटर बॉडी में जब पानी ड्रेन करती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? उसका रिवर का माउथ बोलते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज का माउथ कहाँ होगा? जब यहाँ पे, जहाँ पे भी ये अपना पानी अमेज़न रिवर के अंदर ड्रेन करेंगी, और ये जो अमेज़न रिवर है ये अपना पानी ले जाके इस अटलांटिक ओशियन में गिरा रही है, तो यहाँ पे इसका रिवर का माउथ प्रेजेंट होगा, है ना। तो अलग अलग इस तरह से जो भी दूसरी वाटर बॉडी में मिलेगी वहाँ पे
इनके माउथ प्रेजेंट होते हैं रिवर्स के। अब यहाँ पे कंट्रीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट हैं ये भी देख लीजिए। जो अमेजोन बेसिन है इसके आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे बड़े में तो आपको ये ब्राज़ील दिखाई पड़ रहा होगा। तो ब्राज़ील में पूरा मैक्सिमम इसका पार्ट फैला हुआ है। और साथ ही साथ आपको यहाँ बोलीविया दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक कोई ट्रिब्यूटरीज की जा रही है, तो ये भी तो कैचमेंट एरिया में आएगा उसके। फिर यहाँ पे पेरू दिख रहा है आपको, पेरू से भी बहुत सारी रिवर्स यहाँ आपका एंडेस माउंटेन्स है तो यहाँ से निकल के जा रही होंगी। फिर यहाँ पे आपको एक्वाडोर दिख रहा है, ये कोलंबिया दिख रहा है, वेनेजुएला का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इन सभी कंट्रीज़ का पानी जो है निकल के अमेज़न रिवर तक जा रहा है। मतलब ये पूरे पूरे आपके कैचमेंट एरिया में आते हैं इस रिवर के, और इसलिए ये अमेज़न बेसिन कहलाता है पूरा। अब साथ ही साथ एक चीज़ और गौर करिएगा, 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है वो इस अमेज़न के बीच से जा रहा है ना। तो कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज़ आपकी जो हैं जो ये इक्वेटर के ऊपर फॉल कर रही हैं, कौन कौन सी हैं? एक्वाडोर हो गई है ना, कोलंबिया हो गई और ब्राज़ील हो गई। इन 3 कंट्रीज से होके ये आपको लेटीट्यूड दिखाई पड़ रहा होगा, ये इक्वेटर का ये गुजर रहा है। इक्वेटर जो है वो वर्ल्ड में टोटल 13 कंट्रीज से पास होता है। आप लोग जब एटलस खोलेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये 3 तो इसमें निकल गई साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। साथ ही साथ इसके आगे चल के आपका अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के आसपास में आपको साओ टोम एंड प्रिंसिप दिखाई पड़ेगा, उससे भी गुजरता है। फिर अफ्रीका में घुस जाएगा गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। इस तरह से आपकी इक्वेटर पूरी गुजरती है इन 13 कंट्रीज़ से। तो ये आपको याद करना भी ज़रूरी है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। यहाँ का जो अमेज़न फॉरेस्ट होता है इसका क्लाइमेट कैसा होता है, जो अमेज़न रिवर है इसके आसपास का क्लाइमेट कैसा है। अब जाहिर सी बात है ये इक्वेटर पर प्रेजेंट है तो इसका क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा और वेट होगा। हॉट क्यों होगा, क्योंकि इक्वेटर पे है तो डायरेक्टली इसके ऊपर सन की जो रेज हैं वो फॉल करेंगी, और यहाँ पे जो रिवर बॉडीज़ हैं इतनी ज़्यादा हैं तो उनसे एवेपोरेशन वगैरह भी होगा, तो इसलिए वेट भी होगा। तो हॉट किस लिए हो रहा है, जो आपके सनरेज इसके ऊपर लगातार फॉल कर रही हैं तो वहाँ पे हीट आपकी ट्रैप्ड है इतनी ज़्यादा, इसलिए हॉट है, टेम्परेचर हाई है वहाँ का। और साथ ही साथ वाटर बॉडी से एवेपोरेट होके ये जो पानी वगैरह है, प्लांट्स वगैरह इतने हैं, उनसे ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है ना, वेट है। तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, और ये ऐसा ही साल भर थ्रू आउट द ईयर बना रहता है। अब जो जितने भी दिन होते हैं, जितनी भी रातें होती हैं, सभी इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहती हैं। क्यों? आपको दिन के समय में भी यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हाई मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी हाई होगी। साथ ही साथ जो रात का टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो रिमेन रहती है हाई, है ना, वो हमेशा हाई ही बनी होती है। इसलिए टेम्परेचर लगभग लगभग सेम ही यहाँ पे बना रहता है रात और दिन का भी। अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है तो आपकी स्किन जो होगी वो स्टिकी फील कराएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्वेट करेगी। और यहाँ पे बारिश वगैरह तो लगातार ही चलती ही रहती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ अभी थोड़ी देर में बादल आएंगे, अब बारिश हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर रेगुलरली आपकी कभी बारिश हो जाएगी, कभी भी मतलब बंद हो जाएगी बारिश, ऐसा कुछ आपको वार्निंग दे के वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ के फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ये जो अमेज़न फॉरेस्ट है, जो रेन फॉरेस्ट है, उसकी बात हम लोग करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आसपास में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अमेज़न बेसिन जो है यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है बारिश, है ना। इस रीजन में करीब करीब 200 सेंटीमीटर के ऊपर ही रहती है साल भर की जो बारिश होती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है यहाँ का फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो है इस फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो इसकी रूफ बनती है, जो इस फॉरेस्ट की रूफ बनती है, जो जिसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, यहाँ की कैनोपी इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि इसकी सनलाइट जो ऊपर से सनलाइट फॉल करती है वो वहीं पे रुक जाती है, वो नीचे ग्राउंड तक नहीं आ पाती। इसलिए जो यहाँ का ग्राउंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड डैम्प रहता है। और यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो भी ज़मीन के आसपास में जो भी पेड़ निकल पाएंगे वो शेड टॉलरेंट अगर वेजिटेशन होगा तभी वहाँ पे वो पेड़ निकल सकते हैं। जैसे ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमलिएड्स हो गए, ये सभी पेड़ यहाँ पे आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है इसमें ये जो दिख रहा है ये सब आपका ऑर्चिड्स हैं, है ना। आप लोग इसका एक बार गूगल पे भी फ़ोटो इसका देखिएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ब्रोमलिएड्स कुछ इस तरह से ब्रोमलिएड्स भी आपके बने होते हैं, है ना। ये भी आप लोग गूगल पे देखिएगा तो आपको अच्छे से
दिखाई पड़ेगा। कुछ इस तरह से पेड़ निकले रहते हैं, इनकी लीव्स में काफ़ी ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है। यहाँ बीच में आपको यहाँ पे जगह दिखाई पड़ेगी, इसमें भी पानी कलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर करते क्या है, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये सब भी इसमें रहते हैं, और साथ ही साथ जो आपके जो फ्रॉक्स जैसे एनिमल्स वगैरह हैं ये सब अपना एग्स वगैरह को इसमें ले कर देते हैं। ये कौन सा है, ब्रोमेलियाड्स, है ना। तो ये ब्रोमेलियाड्स और ऑर्चिड्स इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये सब प्लांट पैरासाइट्स हैं एक हिसाब से, है ना। ये किसी न किसी बड़े पेड़ के ऊपर रहने का काम करते हैं, मतलब उसी से अपना फूड शेल्टर वगैरह ये लोग गेन करते हैं। तो इसी तरह के वेजिटेशन जो होगा, जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन होगा, वही इस डार्क एंड डैम्प सॉइल पे ग्रो कर पाएगा, जो अमेजोन फॉरेस्ट के नीचे की जो ग्राउंड सरफेस है उस पर। अब हम लोगों ने इसके फ्लोरा की बात कर ली, अब हम लोग इसके फाउना पे चलते हैं। फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट्स के बारे में जिसमें बात हो, प्लांट्स, ट्रीज, इन सब चीज़ों की। फाउना क्या होता है, जो एनिमल्स के बारे में बताए। तो अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है फाउना में भी, जैसे फ्लोरा में काफ़ी ज़्यादा रिच है वैसे ही ये फाउना में भी है। रिच का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको स्पीसीज वगैरह की देखने को मिलेगी। तो इसमें पहले हम लोग बर्ड्स की बात करते हैं, तो टॉकन्स जैसी बस बर्ड्स दिखेंगी, इस तरह की कुछ होती हैं, है ना। साथ ही साथ हमिंग बर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे कई सारी उसकी स्पीसीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैकाओ दिखेगी आपको। मैकाओ बर्ड आप जब गूगल करके देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। उसकी जो फिदर्स वगैरह होती हैं, जो उसकी टेल होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंटली कलर्ड रहती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्राइट कलर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसी को हम लोग इसका प्लमेज कहते हैं, ठीक है, जो फेदर्स वगैरह उसमें प्रेजेंट है कलरफुल। फिर साथ ही साथ ओवर साइज में बिल्स प्रेजेंट होती हैं, जो खाने के लिए हेल्प करती हैं किसको, मैकाओ को। मैकाओ को हम लोग साथ ही साथ और क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। तो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज भी इसको कहते हैं। अब ये आपको कॉमनली अपने इंडिया में इस तरह की देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ इस तरह की बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इस रेन फॉरेस्ट में। और साथ ही साथ ये जो बर्ड्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करती हैं इन फॉरेस्ट के अंदर। अब ये तो बर्ड्स हो गई। अब जो कुछ एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कॉमनली बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मंकीज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे इस जंगलों में। क्रोकोडाइल्स देखने को मिल जाएंगे, स्नेक्स, पाइथन्स, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, इनकी स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। साथ ही साथ एनाकोंडा जो होता है वो भी आपको इसी रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। एनाकोंडा का क्या है, जिसके ऊपर म्यूजिक वो आपकी मूवीज़ वगैरह भी काफ़ी सारी बनी थी, वो भी आपने देखी होंगी। तो एनाकोंडा क्या है, सबसे लार्जेस्ट आपका जो बहुत बड़ा स्नेक आपको बताया जाता है ना, जो सबसे बड़ा स्नेक होता है वो भी यहीं पे मिलता है। साथ ही साथ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जैसे स्नेक, उसकी भी काफ़ी सारी स्पीसीज़ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब जब सोचिए इतने ज़्यादा एनिमल्स की स्पीसीज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो इंसेक्ट्स तो पूछिए मत, इतने छोटे होते हैं तो उनकी स्पीसीज़ तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ मिलती हैं किसकी, इंसेक्ट्स की। सेवरल स्पीसीज़ ऑफ फिशेस भी यहाँ पे मिलती हैं, किसमें, जो जैसे मतलब पिराना फिश वैसा वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पिराना क्या होती है, जो फ्लैश ईटिंग होती है, जो मांस को खाती है, इस तरह की फ़िश होती है। ये भी इस अमेजोन रिवर के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब साथ ही साथ आपका यहाँ पे स्लॉथ छूट गया था, स्लॉथ वगैरह भी देखने को मिलता है, एंट ईटिंग तापीर्स भी देखने को मिलते हैं, इस तरह के कुछ ना। तो ये सब जानवर यहाँ पे आपको, ये इतना वर्सेटाइल यहाँ का फौना आपको देखने को मिलता है। सॉरी, वर्सेटाइल नहीं, वास्ट, है ना। वर्सेटाइल तो मतलब बहुमुखी होता है, वास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ का फौना फ्लोरा सब आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो लोग रहते हैं इस रेन फॉरेस्ट में, किस तरह से वो अपनी खेती करते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ के जो मैन वगैरह, ये ज़्यादा आपके हंटिंग, फिशिंग ये सब करने का काम करते हैं, है ना। और जो वोमेन होती हैं वो अपना क्रॉप्स वगैरह, है ना, खेती वगैरह का काम करना, बच्चे वगैरह को पालना, ये सब का काम ये वोमेन करती हैं यहाँ की। ये सब खेती किस तरह की करते हैं, स्लैश एंड बर्न को यूज़ करते हैं। स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर होता है उसको यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा लैंड का पैच है, उसको ये लोग, फॉरेस्ट का एरिया है उसको क्लियर कर लिया, है ना, थोड़ा सा एरिया इन्होंने ट्री वगैरह काट दिया और उसको जला दिया। अब जलाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ट्रीज़ वगैरह के, वो सब आपके इस सॉइल में प्रेजेंट हो जाएंगे। टॉप सॉइल है जो यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें खेती वगैरह काफ़ी अच्छे से होती है। तो इसमें भी ये अपना जो क्रॉप्स वगैरह जो लगाएंगे अपना ग्रो करेंगे। मेन जो क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते हैं कौन कौन सी, टेपियोका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब ये लोग ग्रो करते हैं और इनको ये लोग खाते हैं। तो अब इन सबको यहाँ पे मान लीजिए ग्रो कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे कई साल इस पे इन्होंने खेती की, तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे इस सॉइल में कम हो जाएंगे, तो खेती अच्छी नहीं होने लगेगी, है ना। तो यहाँ से ये लोग निकल के किसी दूसरे एक लैंड के पैच पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट वगैरह को काटेंगे और
जला देंगे और यहाँ पे अपना खेती वगैरह करेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपना इनका लाइवलीहुड चलेगा। अब कुछ साल के बाद क्या होगा कि ये इन्होंने छोड़ दिया है ना, ये एरिया इन्होंने छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, तो यहाँ पे फॉरेस्ट अपने आप ग्रो कर जाएगा। इतना बढ़िया रेन फॉरेस्ट है, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे फॉरेस्ट वगैरह ग्रो कर जाएगा वापस से। तो अब जब ये वापस यहाँ पे आएंगे और इस फॉरेस्ट को काट के वापस से अपना खेती वगैरह ये लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फर्टिलिटी है फिर से ग्रो कर जाएगी, यहाँ के सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर से रिच हो जाएंगे। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यही यहाँ की जो ट्राइब्स, इंडिजिनस ट्राइब्स वगैरह हैं वो इसको फॉलो करती हैं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा हंटिंग फिशिंग करके ही अपना पेट पाल सकें ये लोग, क्योंकि हो सकता हो किसी दिन हंट ना हो पाए, कोई जानवर ना मिल पाए हंट करने के लिए, हो सकता हो फिश कैच अच्छा ना रहा हो उस दिन, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होता है। और जो वुमेन होती हैं वो अपनी जो क्रॉप्स वगैरह हैं ग्रो करती हैं, उसको रेगुलरली ये लोग अपनी फैमिलीज़ को फीड करने के लिए यूज़ करती हैं, जो वेजिटेबल्स वगैरह ये लोग ग्रो करती हैं, तो लाइवलीहुड अच्छे से ये लोग चला ले जाते हैं। अब यहाँ का स्टेपल फूड क्या होता है? मैनियोक होता है। स्टेपल मतलब जो डोमिनेंट फूड होता है, जो रेगुलरली आप लोग खाते हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपने इंडिया में दाल चावल ये सब, मतलब चावल वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, तो ये यहाँ का स्टेपल फूड है, मतलब डोमिनेंट डाइट है। तो इन जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं अमेज़न बेसिन की, इनका क्या है? मैनियोक है। मैनियोक को हम लोग कैसावा भी कह सकते हैं। ये स्वीट पोटैटो आपने जैसे देखा है ना अपने यहाँ, उस तरह का कुछ इस तरह से लंबा सा आपको ट्यूबर टाइप का यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका भी आप लोग गूगल पे फिगर एक बार देखिएगा। ये भी ग्राउंड के नीचे ही होता है, जैसे पोटैटो होता है ना ग्राउंड के नीचे, वैसे ही ये भी निकलता है। अब इसके साथ ही साथ ये लोग क्वीन एंड्स वगैरह को भी ईट करते हैं। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह की स्पीसीज़ थाउजेंड्स में प्रेजेंट है ना, तो जो उनमें एंड्स में जो क्वीन एंड्स होती हैं उनको ये लोग खाते हैं। साथ ही साथ जो एग सैक्स वगैरह होते हैं, जो इनके माउंड होते हैं ना, ये जो एंड्स वगैरह के, उसमें एग सैक्स रखे रहते हैं, उसको भी निकाल निकाल के ये लोग खाते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, इन सबको भी ये लोग ग्रो करते हैं। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनसे आपको मतलब मार्केट में आप जिनको ले जाके बेच सको, जिनसे आपको प्रॉफिट अर्न हो सके, उस तरह की क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। इनको ज़्यादातर अपने खाने वगैरह के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, इनको सेलिंग के लिए पर्पज़ से ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि रेन फॉरेस्ट है, इतने ज़्यादा डेंस यहाँ पे ट्री कवर मौजूद है, कितने ज़्यादा पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वुड यहाँ पे मिल जाता है घरों को बनाने के लिए। तो वुड्स वगैरह से यहाँ के घर वगैरह बने हुए रहते हैं। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो थैच्ड हाउसेज में रहती हैं, मतलब पाथी हुई, जो मिट्टी वगैरह यूज़ करके और इन मतलब झाड़ियों को, पेड़ों को यूज़ करके जो घर बने होते हैं ना, बीहाइव्स जैसे बने होते हैं। आप जब इसको गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। एक मिनट मैं इसको दिखाई देता हूँ आपको। कुछ इस तरह के आपके बीहाइव्स जैसे स्ट्रक्चर्स ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये सब बने होते हैं थैच्ड, ये सब होते हैं हट्स टाइप के। तो कुछ फैमिलीज इनमें रहती हैं और कुछ साथ ही साथ देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस, इस तरह के। इनको हम लोग मलोक्का कहते हैं, मलोक्का। ठीक है, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे अपार्टमेंट जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और स्टीप स्लैंटिंग रूफ इसकी दिखाई पड़ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा ढलान है इसकी रूफ में, है ना। तो कुछ इस तरह के हाउसेस प्रेजेंट होते हैं और बीहाइव्स जैसे प्रेजेंट होते हैं इनमें। यहाँ की जो ट्राइब्स, इंडिजिनस ट्राइब्स वगैरह हैं वो लोग रहते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसमें बताया गया है कि यहाँ के जो अमेज़न बेसिन की लाइफ है, लाइफस्टाइल है यहाँ के पीपल की, जो यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। क्यों? पुराने समय में अपने फॉरेस्ट वगैरह के हार्ट तक पहुँचने के, मतलब फॉरेस्ट वगैरह के अंदर कहीं पे पहुँचने के लिए जो लोग नेविगेशन का यूज़ करते थे तो वो रिवर को ही यूज़ करते थे, है ना। रिवर के साथ साथ कहीं पे उसके किनारे किनारे होते हुए कहीं पे पहुंच जाते थे। तो यहाँ पे मतलब जो ट्राइब्स वगैरह रहती थी वही बेसिकली ज़्यादा रहती थी, कोई बाहरी आदमी उतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाकों में। लेकिन जब 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे यहाँ पे बन गया तो इसकी वजह से रेन फॉरेस्ट के जितने भी एरिया वगैरह थे जो फार भी थे, अंदर थे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट के, वो सब भी एक्सेसिबल हो गए, वहाँ पे आराम से कोई भी जा सकता था। अब इसकी वजह से यहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसको शिफ्ट होना पड़ गया, वहाँ से निकलना पड़ गया।
है ना। यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मदद से भी जो बहुत ज़्यादा फार रीचिंग चीज़ प्लेसेस थे वहाँ पे भी आराम से लोग पहुँच सकते थे। तो अब इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ से जो है फोर्स हो जाएगी बाहर जाने के लिए। क्यों? यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ये लोग करेंगे, अब टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे, तो लोग आएंगे जाएंगे, होटल वगैरह बनेंगे, तो वहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनको वहाँ से रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ की जो ट्राइब्स वगैरह थी ये सब यहाँ से निकल के कहीं पे बाहर दूसरी जगहों पे रहने लग गई, और वहाँ पे अपना जो ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, जो जिस तरह का एग्रीकल्चर वे ऑफ फार्मिंग, वो वहाँ पे ये लोग अपना यूज़ करने लग गए, वहाँ पे कल्टीवेट करने लग गए। लेकिन इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ क्या कि यहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी वो तो मूव कर गई यहाँ से, है ना। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका फॉरेस्ट का एरिया पहले रहा होगा, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मान लीजिए ये सब खेती वगैरह करते रहे होंगे, धीरे धीरे फिर से यहाँ पे पेड़ निकल आते रहे होंगे। लेकिन अब जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई तो ये पूरा ही एरिया साफ़ कर दिया इन्होंने, है ना, पूरा एरिया साफ़ कर दिया, इधर साफ़ कर दिया पूरा, इस तरह से यहाँ घर वगैरह बना लिए। तो अब धीरे धीरे रीजनरेशन की जो पावर थी इस फॉरेस्ट की वो धीरे धीरे यहाँ से जाती जा रही, क्योंकि जो टॉप सॉइल थी वो यहाँ की, जब बारिश वगैरह होगी तो पेड़ वगैरह है नहीं, कैनोपी है नहीं, तो पानी रुकेगा नहीं, डायरेक्टली सॉइल्स पे पड़ेगा और सॉइल यहाँ की बह जाएगी रिवर्स वगैरह में, मतलब रन ऑफ हो जाएगा वाटर का, और साथ साथ उसके सॉइल वगैरह बह जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जो टॉप सॉइल है वो निकल गई, फर्टिलिटी उतनी बची नहीं, तो पेड़ वगैरह उतने ज़्यादा ग्रो करेंगे नहीं और वापस से ये रीजनरेट नहीं हो पाएगा फॉरेस्ट। तो इसलिए जो ये अमेज़ोन फॉरेस्ट है इसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरह से हो रहा है। क्यों? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये था आपका अमेज़ोन बेसिन, और अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा रिवर की या ब्रह्मपुत्र रिवर की, ये सब ट्रिब्यूटरीज़ मिलके और ब्रह्मपुत्र रिवर खुद और गंगा रिवर खुद, ये सब इनका जो जितना भी एरिया को ड्रेन कर रहे हैं वही इनका ड्रेनेज एरिया होगा, कैचमेंट एरिया होगा, उसी को हम लोग कह देंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, और आप लोग देख पाएंगे यहाँ ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रेजेंट है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, है ना। तो ट्रॉपिकल कहाँ से, सब ट्रॉपिक्स कहाँ से हुए आपके? ट्रॉपिकल कहाँ से थे? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ आपका ट्रॉपिकल एरिया था, है ना। सब ट्रॉपिकल 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक आपका, 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो ये आपके सब ट्रॉपिकल के एरियाज़ हो गए, मतलब ट्रॉपिक्स के आसपास के एरिया जो प्रेजेंट होंगे, यही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इन सब एरियाज़ के पास में आपका ये बेसिन प्रेजेंट है, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है गंगा रिवर का बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे घाघरा है, सोन है, चंबल, गंडक, कोसी, महानंदा, बहुत सारी हैं, है ना, यमुना, और साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होगी कुछ, जैसे कामेंग हो गई, है ना, दिबांग शिकांग हो गई, या मानस हो गई, संकोश हो गई, धनसिरी हो गई, बहुत सारी हैं। तो ये सब जो है आपकी, लोहित हो गई, लोहित अगर मैंने नहीं बताया हो, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज आपकी इसकी ब्रह्मपुत्र की और गंगा की, ये सब मिलके इसका कैचमेंट एरिया पूरा बनाती हैं और इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। अब आपको इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में कुछ एक बार देखना है। तो पहले तो शुरुआत करिए आप, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहाँ से? तो इसमें तिब्बत आप दिखाई पड़ रहा होगा चाइना वाले में, है ना। तो इसमें आपको एक यहाँ पे ग्लेशियर मिल जाएगा, चेमायुंग डोंग ग्लेशियर, ये आपका मानसरोवर लेक यहाँ पे आसपास में है, उसी के पास में ये ग्लेशियर प्रेजेंट है, यहीं से ये रिवर निकलती है। इसको जब ये चाइना में रहती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सांगपो, ठीक है, सांगपो रिवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं चाइना में, ठीक है। इसको हम लोग द प्यूरीफायर भी कहते हैं। ये यहाँ पे कुछ दूरी तय करेगी, 1200 किलोमीटर करीब करीब यहाँ पे तय करेगी। फिर यहाँ पड़ता है आपका नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत पड़ता है करीब करीब 8000 मीटर, मतलब 77-55 मीटर इसकी हाइट होती है। यहाँ नामचा बरवा होता है 77-55 मीटर, इतना ऊंचा होता है। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब जो सांगपो रिवर है, वो आपकी घूम जाती है नीचे की ओर, यू टर्न ले लेती है पूरी तरीके से, और आपके अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में इंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करेगी तो इसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से? सिहांग। यहाँ की जो रिवर है इसको हम लोग सिहांग बोल देंगे, या फिर
दिहांग, सिहांग या दिहांग रिवर इसको हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। अब साइड में आपको एक और दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे रिवर, है ना, तो ये होती है दिबांग या सिकांग इसको कहते हैं। ये आके मिलेगी यहीं पे लोहित मिलेगी, तब यहाँ से आपका जब असम में एंट्री करेगी तो ये कहलाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये निकल के यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगी बांग्लादेश में, यहाँ कहीं से आपकी तीस्ता वगैरह आएगी फ्लो करते हुए। जब तीस्ता यहाँ पे मिल जाएगी तो आगे ये यहाँ पे बांग्लादेश में जानी जाएगी जमुना के नाम से, जमुना रिवर यहाँ पे बुलाई जाएगी ये, ठीक है। जमुना रिवर ये हो गई। फिर जब गंगा आगे मिल जाएगी तो आगे की जो धारा होगी उसको हम लोग कहेंगे मेघना रिवर, और मेघना रिवर ही जाके आपका सुंदरबन डेल्टा जो है फॉर्मेशन कर देगी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। आप लोग एक बार इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्र की और गंगा की भी, वो देखने की एटलस में ढूंढने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार आपको कहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ अगर हम लोग देख लें, है ना, इसकी ब्रह्मपुत्र की, तो सुबानश्री एक रिवर आती है इसमें, सुबानश्री, कामेंग, ठीक है, मानस हो गई, संकोश, ये सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, मतलब इस साइड में आपको देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे आपकी कहीं होगी आसपास में आपकी संकोश रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे मानस रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ कहीं से आपको दिखाई पड़ेगी कामेंग रिवर, है ना, यहाँ पे आपकी निकल के आती है एक सुबानश्री रिवर है ये, है ना। तो ये सब रिवर्स आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। यहाँ से आपकी तीस्ता आ ही रही है जो बांग्लादेश में जाके मिल रही। अब इसके साथ ही साथ जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे बूढ़ी दिहिंग हो गई, धनसरी हो गई, ये सब भी हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लोहित है, फिर यहाँ पे बूढ़ी दिहिंग आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है, ठीक है। और एक यहाँ पे यहाँ से भी निकलती है, यहाँ लगती है आके, इसको हम लोग धनसरी करके कहते हैं इसको। तो ये आप जब एटलस में अच्छे से देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसकी मैपिंग जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आने वाला। तो एक बार इसकी आप लोग खुद से मैपिंग जब करोगे तो और अच्छे से आपको ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह याद हो पाएंगी और दिखाई पड़ेंगी, है ना। अब ऐसे ही आपको जैसे ब्रह्मपुत्र की मैंने बताई, ऐसे ही आपको गंगा रिवर की देखनी है, मतलब यमुना भी देखनी है। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, मतलब खुद यमुना जैसे हो गई, है ना। सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज़ जैसे यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, जैसे चंबल हो गई, है ना, ये आके यमुना में मिल रही, सिंध हो गई, ये आपके यमुना में मिल रही है आके, बेतवा, केन, ये सब आके आके यमुना में मिलती हैं, मतलब यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। फिर फाइनली यमुना भी खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। वो पूरा पानी अपना ले जाके किस में गिरा देती है, गंगा में, है ना। तो कुछ इस तरह से गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ आपको देखनी है, यमुना की भी साथ में देख लेनी है, और गंगा की आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ भी मालूम होनी चाहिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ इसकी किस साइड पे होंगी, जो ऊपर वाली साइड है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब आप लोग जब एटलस में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही साथ जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना हो गई, टोंस हो गई, सोन हो गई, ये सब रिवर्स आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा की। अब हम लोग आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के आपने अलग अलग नाम जान ही लिए। सांगपो रिवर जो तिब्बत में, मतलब चाइना में कहला रही थी। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर की थी तो सिकांग या सिहांग या दिहांग, ठीक है, इन नाम से जानी जा रही थी। फिर असम में जब एंटर कर रही थी तो ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। जब तीस्ता उसमें आके मिल रही थी बांग्लादेश में, तब वहाँ से वो जमुना नाम से कहला रही थी। तो उसके बाद जब गंगा उसमें मिल जा रही थी फाइनली, तो उसके आगे की जो धारा थी वो आपकी मेघना रिवर के नाम से जानी जा रही थी, जो सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे फॉर्म कर रही थी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स भी हो गए, है ना, हिमालयाज़ के फुट हिल्स वगैरह से भी निकल रही है, डेल्टा वगैरह भी फॉर्म कर रही है। तो बहुत सारे ये सब फीचर्स हैं किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। अब इसमें जो प्लेन्स हैं उसका एक बहुत ज़्यादा बेसिक फीचर होता है, वहाँ देखने को मिलता है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, जैसे आपकी रिवर मेंडरिंग करती है ना, जब प्लेन्स एरिया में उतरती है, जब किसी हिली माउंटेनियस रीजन से मान लीजिए उतरती है जब रिवर, तो उसकी जो स्लैंटेड हाइट होती है उतनी होती नहीं, तो धीमे हो जाती है। रिवर की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, स्पीड उसकी धीमी हो जाती है। स्पीड धीमी होगी, प्लेन्स में आएगी, प्लेन्स में और ज़्यादा स्पीड इसकी धीमी होने लग जाएगी, है ना। जब धीमी हो जाएगी तो कुछ रिवर मान लीजिए ऐसे आई होगी, तो अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ऐसे फ्लो करने लग जाएगी, है ना, कुछ ऐसे मियांड्रिंग करने लग जाएगी। अब जब मियांड्रिंग करेगी तो मान लीजिए यहाँ पे इसने काट दिया ऐसे, फिर यहाँ पहुँची तो इधर भी काट दिया,
ऐसे काटते 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 यहाँ अंदर की ज़मीन बहुत कम बचेगी, फिर डायरेक्टली यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगी और ये एरिया बच के निकल जाएगा अलग, है ना। तो मान लीजिए ऐसे ये रिवर ऐसे जा रही थी तो ये डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन करके ऐसे ऐसे आगे निकल गई और ये यहाँ पे एक इसका कट निकल के आ गया। इसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको इन सब प्लेन्स में देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो एरिया होता है ये डोमिनेटेड होता है किसके द्वारा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से, क्योंकि इंडिया का आपको मालूम ही है हॉट टाइप ऑफ मानसूनल क्लाइमेट है। मानसून वो जो आपको रेनी डेज वगैरह मालूम है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है जिन सीज़न में, उसी को मानसून वाला कहते हैं। उसी वजह से मैक्सिमम यही रहता है, इसलिए हम लोग का इंडिया का जो है टाइप जो है क्लाइमेट का वो मानसूनल है। वेदर और क्लाइमेट में भी आपको मैंने अंतर बताया था। वेदर क्या होता है, किसी एक मोमेंट पे, है ना, जो आपको अगर कोई कंडीशन निकालनी है, आपके बाहर की टेम्परेचर हो गया, ये सब प्रेशर हो गया, ये सब आपको अगर कोई एग्जैक्ट एक पिन पॉइंट टाइम पे निकालनी है तो वो वेदर होता है। जब थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हम लेंगे तो वो क्लाइमेट कहलाया जाएगा। मतलब जो वेदर का बहुत समय तक के वेदर का एवरेज आप निकालेंगे तो वो क्लाइमेट होता है आपका। तो जो मानसून्स होते हैं वो रेंज को कब लेके आते हैं, मिड जून से लेके मिड सितंबर के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और जो समर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती हैं, विंटर्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल होती हैं। कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। समर्स हॉट क्यों होती हैं, विंटर्स कूल क्यों होती हैं। समर्स में जो आपका, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ प्रेजेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है, ट्रॉपिक्स के पास में। तो सन जब समर होगा तो सन इसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, है ना। मतलब इसके आसपास इसका जो सन की लाइट्स हैं डायरेक्टली फॉल कर रही होंगी इस एरिया पे। तो जब डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट मिल पा रही है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी ज़मीन वगैरह, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होगी, और यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए समर्स जो होंगी वो हॉट होंगी। अब ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में ये जो सन है आपका ये शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर वाले ट्रॉपिक्स की तरफ चला जाता है। तो अब यहाँ पे रेज डायरेक्टली तो पड़ नहीं रहे हैं, ओवरहेड तो है नहीं सन, तो यहाँ पे स्लैंटेड रेज वगैरह पड़ेंगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। इस वजह से जो विंटर्स होते हैं वो कूल भी होते हैं। अब आप लोगों को एक काम करना है कि आपको गंगा रिवर के बेसिन के बारे में देखना है और ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन के बारे में देखना है, और इसका जो है स्टेट्स के बारे में पता करना है कि कौन कौन से स्टेट से इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह बह के आ रही हैं। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो कितने स्टेट्स वगैरह में फैला हुआ है, उसके नाम वगैरह आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, निकालने हैं। ये जो अपना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसका जो टोपोग्राफी है, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरीड हैं। मतलब आपने माउंटेन्स वगैरह भी देखे, प्लेन्स भी देखा, हिल्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं, फिर आपका जाके डेल्टा वगैरह भी फॉर्म कर रहा है, तो कोस्टल एरियाज़ भी मतलब आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ का जो टोपोग्राफी है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा वेरीड है इस बेसिन की। अब यहाँ का जो इस बेसिन का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन्स वगैरह है, जो काफ़ी ज़्यादा हिली इलाके हैं, है ना, वो इनहॉस्पिटेबल ट्रेन है, मतलब वहाँ पे रह नहीं सकता आदमी माउंटेन्स वगैरह के ऊपर, स्टीप स्लोप्स हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। तो जहाँ पे हॉस्पिटेबल होगा वहीं पे तो रह पाएगा ना, कहाँ पे होगा, प्लेन्स वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड प्रेजेंट है, फर्टाइल सॉइल भी है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको वहीं पे दिखाई पड़ेगी। और अब प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, तो इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो पा रहा है। और यही वहाँ के लोगों का जो ये मतलब इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास के जितने भी लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर ही होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है यहाँ के प्लेन्स में, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जितने लोग रह रहे होंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। मतलब जैसे उत्तराखंड की 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 189 लगभग, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। वेस्ट बंगाल में 1029 है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1029 लोग रह रहे हैं किसी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। और बिहार छोटा सा, मतलब राज्य बहुत बड़ा नहीं है, एरिया उसके पास कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ की डेंसिटी है 1102। और यूपी की अपने 2011 सेंसस के हिसाब से 829 है, ठीक है, 829 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है अपने यूपी की।
अब जो मेन क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है, एग्रीकल्चर यहाँ का प्रमुख ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पे जो आपकी मेन क्रॉप ग्रो की जाती है वो होती है पैडी। पैडी क्या होती है? पैडी होती है राइस क्रॉप जो किसी भी फॉर्म में प्रोसेस ना की गई हो, मतलब कुछ इस तरह से जो खेतों में लगी होती है ना, पानी वगैरह भरा होता है। अब यहाँ तो ये निकाल रहे हैं, इसके पीछे जो आपको दिख रही है ये पैडी की क्रॉप है। अब एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि पानी वगैरह इसमें कितना भरा हुआ है, तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सफिशिएंट अमाउंट में इसको वाटर चाहिए होता है। वो इसको मिल पाता है इन्हीं प्लेन्स में, क्योंकि मानसूनल क्लाइमेट है यहाँ का, आराम से यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी मिल जाती है, और इसलिए यहाँ पे पैडी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसके अलावा वीट हो गया, मेज़ हो गया, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सब अदर क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं, निकाली जाती हैं। इसके साथ ही साथ कैश क्रॉप्स भी कुछ, जैसे शुगर केन हो गया, जूट हो गया, इन सबको भी ग्रो किया जाता है यहाँ पे। अब बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज़ ऑफ द प्लेन। कुछ एरियाज़ में प्लेन के बनाना प्लांटेशंस भी देखे जाते हैं, मतलब केले के पेड़ पौधे वगैरह भी लगते हैं यहाँ पे। अब जो वेस्ट बंगाल में, असम में, इन सब जगहों पे टी के जो प्लांटेशंस होते हैं वो भी लगे होते हैं। जो आपने टेरेस फार्मिंग वगैरह देखी होगी, जिसमें टेरेस फार्मिंग एक बार आप लोग गूगल करके देखेंगे तो आपको उसका फिगर दिखाई पड़ेगा। जैसे ये हिल है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके फ्लैट लैंड्स बना देते हैं, इस तरह से बाउंड्रीज करके, जिससे वाटर के साथ रन ऑफ ना करे, सॉइल रुक जाए और वहाँ पे आराम से वो कोई क्रॉप ग्रो कर सकें। तो इस तरह के कुछ टेरेस फार्मिंग करके ये लोग टीज़ वगैरह को, उसके प्लांटेशंस को लगाते हैं। अब इसके साथ ही साथ सिल्क वगैरह भी प्रोड्यूस होती है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म से, जिसको हम लोग सेरीकल्चर वगैरह देखे थे ना, तो सेरीकल्चर कहते हैं। ये सब बिहार में, आसाम में, इन सब के कुछ पार्ट्स में होता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, वही जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता है, जो वेजिटेशन का कवर होता है, वो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र है, तो उसके जो प्लेन्स वगैरह हैं उसमें आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं, है ना, उन सब जगहों पे आपको थोड़ा सा कॉनिफेरस टाइप्स ऑफ ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। इस क्लास में पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें आपको फॉरेस्ट वगैरह के टाइप्स वगैरह बताए गए थे, है ना, 6 नंबर पे प्रेजेंट था। अब वो 6 और 7 नंबर वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है न्यू सिलेबस में से, तो उसमें ये चीज़ें बताई नहीं गई। आगे किसी क्लास में अगर फॉरेस्ट के टाइप्स वगैरह अगर आते हैं तो मैं और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा आपको। या आपको फॉरेस्ट वगैरह पे कोई अलग से वीडियो चाहिए होगी तो वो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बना दूँगा। तो द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो, है ना, जो प्लेन्स है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, उसके प्लेन्स के इलाके में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं। और इसके साथ ही साथ टीक, साल और पीपल के पेड़ यहाँ पे निकलते हैं। इन सभी का आप लोग एक बार फिगर भी गूगल पे देखते रहिएगा। अब थिक बैम्बू ग्रोव्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र प्लेन में, असम वगैरह के आसपास में, है ना, वहाँ से बम्बू वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। और जब आप निकल जाओगे सुंदरवन वाले इलाके में तो मैनग्रोव्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। मैनग्रोव्स के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको डेल्टा वाले इलाके में देखने को मिल जाएंगे। ये तो प्लेन्स थे, है ना। जब हम लोग ऊपर वाले में अगर देखेंगे तो गंगा जैसे आपके उत्तराखंड वगैरह में, है ना, और ब्रह्मपुत्र का अगर देखेंगे तो सिक्किम से, जहाँ से तीस्ता वगैरह निकल रही थी, तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पे जो ये थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन्स है ना, तो यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसे पाइन का आपको देखने को मिल जाएगा ट्री वहाँ पे, देवदार का, फिर का, ये सब पेड़ आपको जो कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में, इनके कुछ पार्ट्स में। इस तरह के ट्रीज़ कहाँ पे निकलते हैं? जहाँ का क्लाइमेट कूल होता है और स्लोप्स वगैरह स्टीप होती हैं, मतलब माउंटेनियस इलाकों में। अच्छा, ये जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं इनको हम लोग मानसूनल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। मानसून फॉरेस्ट मतलब, है ना, इसमें आपके जो पेड़ मिल रहे थे, टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, इसके साथ ही साथ नीम, शीशम, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक जो टेरेस फार्मिंग होती है उसके बारे में बताया गया, जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ें इसमें बताया गया है ना। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज़ रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। स्लोप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे फ्लैट सर्फेसेस कुछ इस तरह से बना दी जाती हैं जिस पे आराम से क्रॉपिंग जो कल्टीवेशन वगैरह है
किया जा सकता है, प्लांटेशंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का फ्लोरा, हम लोग ने कुछ देख लिया कि यहाँ के फॉरेस्ट वगैरह कैसे हैं, ट्रीज़ वगैरह क्या हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं फौना के ऊपर। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दी बेसिन। जैसे एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे, टाइगर्स हो गए, डियर हो गए, मंकीज़ हो गए, जो बंगाल टाइगर्स वगैरह आपने सुने होंगे, वो सब भी इसी में आपको देखने को मिलते हैं, डेल्टा वाले इलाके में। ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे आपको वन हॉर्न रेनासोरस देखने को मिल जाएगा, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क उसी के लिए फेमस है। आप लोग अगर उसको देखेंगे एक बार, आसाम में जो प्रेजेंट है, जो डेल्टा वाला इलाका है वहाँ पे बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। जो एक्वेटिक लाइफ है आपकी वो फ्रेश रिवर वाटर्स में देखने को मिलेगी, लेक्स वगैरह में और बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल जाएगी। कहाँ की? ये गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज जो पूरा आपका सिस्टम बन रहा है, इसका बेसिन बन रहा है, उसका ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, जो फ़िश वगैरह जिनको कैच करके लोग काफ़ी ज़्यादा खाते वगैरह भी हैं, है ना। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे रोहू हो गई, कैटला हो गई, हिल्सा हो गई, ये सब फिशेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इंटरनेशनली मार्केट्स वगैरह में भी ये सब बिकने के लिए जाती हैं यहाँ से कैच होके। अब यहाँ का जो डोमिनेंट डाइट है यहाँ के लोगों का, वो क्या है? फ़िश एंड राइस। ये आपको बंगाल के साइड में देखने को ज़्यादा मिलेगा, है ना। फ़िश हो गया, राइस हो गया, ये सब ज़्यादातर लोग वहाँ के मैक्सिमम रूप से यही खाने का पसंद करते हैं। यहाँ पे आपका वन और रेनोसोरस दिखाया गया है, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, है ना, कि एक लेक के साथ में उसका कैसा इकोसिस्टम है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे रहते हैं उसके, है ना। यहाँ भी एक फैक्ट दिया हुआ है, इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। जो रिवर गंगा है, रिवर ब्रह्मपुत्र है, इसके फ्रेश वाटर्स में आपको एक वैरायटी देखने को मिलती है डॉल्फिन की, जिसको हम लोग कहते हैं सुसु, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, इसको हम लोग ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। इसका भी एक बार आप लोग गूगल करके इसका फ़ोटो जरूर देखिएगा। तो इस कुछ इस तरह की आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर में देखने को मिल जाती है। ये डॉल्फिन का एक टाइप है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर। अगर ये प्रेजेंट है तो मतलब रिवर आपकी काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी, साफ़ होगी, इसी वजह से ये डॉल्फिन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर साफ़ नहीं होगी, गंदी होगी, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रिवर की हेल्थ को भी बताती है। जैसे कहीं पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, इसमें ड्रेन किया जा रहा है रिवर्स वगैरह में, है ना। जैसे यमुना रिवर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है, अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल इलाके का पानी निकाल के अगर डाला जा रहा है इन रिवर्स के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये सब डॉल्फिन्स वगैरह, ये वाली डॉल्फिन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्पीसीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा जब टॉक्सिक हो जाता है जब पानी, तो ये उसमें मर जाती हैं। इसको अपना रिवर वगैरह क्लीन करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ने 2014 में, जून 2014 में एक प्रोग्राम भी चलाया था, नमामि गंगे प्रोग्राम। इसको भी आप जाके इसकी साइट पे विज़िट करके आप लोग इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फैक्ट क्या है, मतलब डू यू नो, एक दिया हुआ है, टू एक्सेलरेट दी एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स, यहाँ पे होगा फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च दी स्वच्छ भारत मिशन। कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को। और इसके थ्रू मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को अपने अपने आसपास की जगहों पे साफ़ रखना, यूनिवर्सल सैनिटेशन की बात कही गई इसमें, है ना। और मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई रखी जाए अपने यहाँ। इसके तहत आपके 2019-20 तक आपके ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, जो खुले में शौच मुक्त जो आपके शहर गांव ये सब बना दिए गए हैं। अब इसका ODF प्लस भी एक वो चल रहा है, और अर्बन आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी आ गया है, ग्रामीण वगैरह का भी सेकंड फेज़ निकला था, है ना। तो इसके बारे में भी आप इसकी साइट पे आप जाएंगे तो एक बार आपको पढ़ने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अब जो आपको मालूम ही चल गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, है ना। तो अब इतनी डेंसिटी होगी तो सिटीज़ वगैरह भी, सेवरल बिग टाउन्स वगैरह, सिटीज़ वगैरह यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। तो जैसे सिटीज़ हो गई इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब आपकी जो सिटीज़ हैं, करीब करीब इनकी पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर ऊपर है ना। ये सब गंगा के प्लेन्स वगैरह में रहती हैं।
अब इन सिटीज़ से जो निकला हुआ वेस्ट वाटर वगैरह होगा, रेगुलरली आप लोग पानी जो वेस्ट वगैरह करते हो ड्रेनेज से जो निकल के जाता है, वो सब पानी बिना ट्रीट किए कई बार इसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह भी होता है, वो सब भी इस रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है ले जाके, जिसकी वजह से रिवर्स काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं। जो अपनी गंगा रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है। इसी को बचाने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम ये सब साफ वाफ करने के लिए चलाया गया था। अब जितने भी टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स हैं, मतलब ऑल मेजर 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से? रोडवेज़ हो गया, रेलवेज़ हो गया, एयरवेज़ हो गया, वाटरवेज़ हो गया। इन चारों तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। कहाँ पे? इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इन द प्लेन एरियाज़, जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे रोडवेज़ वगैरह, रेलवेज़ वगैरह ये सब लोगों को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। वहीं साथ ही साथ जो वाटरवेज़ वगैरह हैं ये सब ट्रांसपोर्टेशन के इफेक्टिव मीन्स हैं। कहाँ पे? जहाँ पे रिवर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अब जैसे आपके गंगा रिवर में आपका एक क्रूज़ शिप वगैरह भी चलती है, आसाम वगैरह तक जाती है ना। तो इस तरह से आपके वाटरवेज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू भी रिवर्स वगैरह में हो रहा है। जो कोलकाता है वो, आपने रिवर हुगली का नाम सुना होगा आप लोग, जब एटलस वगैरह जब देख रहे होंगे, है ना, जब ट्रिब्यूटरीज वगैरह आपने देखी होंगी, तो आपने एक रिवर हुगली भी देखी होगी जो बंगाल में प्रेजेंट है। इसके पास में कोलकाता एक पोर्ट सिटी है जो वहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपके वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहाँ का इंपॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली का, सॉरी बंगाल का। तो द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। अब जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी इन प्लेन एरियाज़ में, मतलब जो गंगा का प्लेन्स वगैरह हैं और जो ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स वगैरह हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम आपको गंगा के आसपास में देखने को मिलेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि अपने यूपी के अंदर कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उनकी संख्या क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब इन सब जगहों पे टूरिज़्म जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ्लोरिशिंग एक्टिविटी है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे टूरिज़्म वगैरह इस बेसिन वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में हो सकता है। जैसे ताजमहल है वो आपकी जो रिवर यमुना है ना, आगरा में जहाँ से फ्लो करती है, वहाँ उसके बैंक में प्रेजेंट है ताजमहल, कभी आप गए हो देखने तो। फिर इलाहाबाद है, वो कहाँ पे है? गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे यमुना आके गंगा में मिल जाती है। फिर इसके साथ ही साथ बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका सारनाथ में, है ना, वाराणसी के पास में। फिर बिहार में इन सब जगहों पे बुद्धिस्ट के स्तूपाज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम के अंदर काजीरंगा, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, 1 हॉर्न राइनोसेरोस वाला, है ना। मानस जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह की डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको टाइगर भी दिखाया गया है। और इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो डिफरेंट उसके डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है, मतलब वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो ये सब जगहें काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म के लिए अच्छी हैं। तो ये था आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और ऊपर आपका अमेज़न बेसिन, ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।